नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इस बार मैं UKPSC द्वारा आयोजित RO लेखा विभाग का जो पेपर हुआ था उसमें 90 क्वेश्चन GS पोर्शन से पूछे गए थे। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न पूछा गया है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पहली ऑप्शन है तमिल, दूसरी ऑप्शन है संस्कृत, तीसरी ऑप्शन है मराठी, चौथी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगम साहित्य, संगम का अर्थ गोष्ठी होता है और इस साहित्य की भाषा जो है तमिल, तमिल कवियों का यह सम्मेलन आयोजित किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? पहली ऑप्शन है मुल्तान, दूसरी ऑप्शन है ढाका, तीसरी ऑप्शन है देवबंद, चौथी ऑप्शन है पेशावर। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था वह ढाका में किया गया था। तीसरा प्रश्न है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? पहली ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, तीसरी ऑप्शन है कनिष्क, चौथी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो महान विद्वान अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पहली ऑप्शन है तुसाप्स, दूसरी ऑप्शन है पर्णदत्त, तीसरी ऑप्शन है पुष्यगुप्त वैश्य और चौथी ऑप्शन है चक्रपालित। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रांतपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने इस झील का निर्माण किया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? पहली ऑप्शन है घोड़ा, दूसरी ऑप्शन है हाथी, तीसरी ऑप्शन है शेर, चौथी ऑप्शन है गैंडा। तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसमें गैंडा जो है पशु का चित्र अंकित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? पहली ऑप्शन है अशोक, दूसरी ऑप्शन है कालाशोक, तीसरी ऑप्शन है कनिष्क, चौथी ऑप्शन है अजातशत्रु। तो पहली तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। पहली जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक और तीसरी तो अशोक हो गया और चौथी जो है कनिष्क के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। पहली ऑप्शन है 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, दूसरी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और तीसरी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, चौथी ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की तिथि थी। 8वां प्रश्न है दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। पहली ऑप्शन है संध्याकर नंदी, दूसरी ऑप्शन है नयचंद्र सूरी, तीसरी ऑप्शन है भवभूति, चौथी ऑप्शन है मेरुतुंग। और प्रबंध चिंतामणि का लेखक मेरुतुंग आचार्य थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई है? पहली ऑप्शन है यूनानी, दूसरी ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरी ऑप्शन है जर्मन, चौथी ऑप्शन है अंग्रेजी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यूनानी भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक एक अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई है। इसमें भारत के बंदरगाहों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? पहली ऑप्शन है लॉर्ड लिंटन, दूसरी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, चौथी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 11वां प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? पहली ऑप्शन है 1911, दूसरी ऑप्शन है 1914, तीसरी ऑप्शन है 1913, चौथी ऑप्शन है 1916। तो गदर पार्टी का गठन 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। 12वां प्रश्न, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? पहली ऑप्शन है 1878, दूसरी ऑप्शन है 1875, तीसरी ऑप्शन है 1879, चौथी ऑप्शन है 1881। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो पहली ऑप्शन है 1930, दूसरी ऑप्शन है 1931, तीसरी ऑप्शन है 1932, चौथी ऑप्शन है 1935। गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट में 1931 में साइन किए गए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? पहली ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1930, दूसरी ऑप्शन है 24 सितंबर 1931, तीसरी ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, चौथी ऑप्शन है 24 नवंबर 1933। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? पहली ऑप्शन है 1920, दूसरी ऑप्शन है 1922, तीसरी ऑप्शन है 1931, चौथी ऑप्शन है 1927। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था उसको चोरा चोरी कांड के बाद 1922 में स्थगित कर दिया गया। 16वां प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ? पहली ऑप्शन है 1757, दूसरी ऑप्शन है 1761, तीसरी ऑप्शन है 1764, चौथी ऑप्शन है 1769। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था और मराठों के बीच हुआ। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? पहली ऑप्शन है मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, दूसरी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, चौथी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां। मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, यह कथन मौलाना क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? पहली ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरी ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली के जिस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी वह था फिरोज शाह तुगलक। फतुहत ए फिरोज शाही नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? पहली ऑप्शन है 1901, दूसरी ऑप्शन है 1903, तीसरी ऑप्शन है 1905, चौथी ऑप्शन है 1907। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की थी। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? पहली ऑप्शन है 3, दूसरी ऑप्शन है 5, तीसरी ऑप्शन है 8, चौथी ऑप्शन है 11। उत्तराखंड से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य हैं। 21वां प्रश्न है मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को, स्पीकर को? मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार जो है प्रधानमंत्री को है। 22वां प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। पहली ऑप्शन है वित्त आयोग, दूसरी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, तीसरी ऑप्शन है लोक सेवा आयोग, चौथी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। जो अनुच्छेद 280 संबंधित है दोस्तों वित्त आयोग से। भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के संयुक्त बैठक द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। पहली ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, तीसरी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करने का अर्थ है उसके अंगों को अपनाया गया। तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के 15 अनुच्छेद अपनाए गए। बाकी जो पूर्णतः संविधान जो हमारा लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो अंगीकृत करने का अर्थ है 26 नवंबर 1949
और इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय दिया जाता है। पहली ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, दूसरी ऑप्शन है संसद द्वारा, तीसरी ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, चौथी ऑप्शन है चुनाव आयुक्त द्वारा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय कहाँ किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा पहली ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, दूसरी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को, तीसरी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, चौथी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति द्वारा जो अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है उपराष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? पहली ऑप्शन है 58 वर्ष, दूसरी ऑप्शन है 60 वर्ष, तीसरी ऑप्शन है 62 वर्ष और चौथी ऑप्शन है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा पहली ऑप्शन है 8, दूसरी ऑप्शन है 10, तीसरी ऑप्शन है 12, चौथी ऑप्शन है 15। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। पहली ऑप्शन है 39वें संशोधन द्वारा, दूसरी ऑप्शन है 41वें संशोधन द्वारा, तीसरी ऑप्शन है 42वें संशोधन द्वारा और चौथी ऑप्शन है 44वें संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द 22वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई। पहली ऑप्शन है 2015, दूसरी ऑप्शन है 2017, तीसरी ऑप्शन है 2019, चौथी ऑप्शन है 2020। तो भारत में हरित राजमार्ग नीति 2015 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहली ऑप्शन है राकेश रमन, दूसरी ऑप्शन है रमेश चंद्र, तीसरी ऑप्शन है उर्जित पटेल, चौथी ऑप्शन है एन के सिंह। एन के सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक है। पहली ऑप्शन है 77वीं, दूसरी ऑप्शन है 72वीं, तीसरी ऑप्शन है 68वीं, चौथी ऑप्शन है 63वीं। व्यवसाय करने में आसानी यानी ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इस बार भारत की जो रैंकिंग है 63 है। 33वां, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। पहली ऑप्शन है पंप प्राइमिंग, दूसरी ऑप्शन है ट्रिकल डाउन, तीसरी ऑप्शन है प्रसार सिद्धांत, चौथी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह धारणा आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी ट्रिकल डाउन थ्योरी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहली ऑप्शन है मीथेन, दूसरी ऑप्शन है ओजोन, तीसरी ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है इनमें से वो है ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 35वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? पहली ऑप्शन है 17.8%, दूसरी ऑप्शन है 19.9%, तीसरी ऑप्शन है 16.8%, चौथी ऑप्शन है 17.2%। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र का भारत के घरेलू उत्पाद में हिस्सा है 17.8%। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में या वर्ष 2018 में? स्मार्ट सिटीज मिशन जो है 2015 में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया। पहली ऑप्शन है जीडीपी का 3.0%, दूसरी ऑप्शन है जीडीपी का 4.5%, तीसरी ऑप्शन है जीडीपी का 5.5%, चौथी ऑप्शन है जीडीपी का 6.8%।
भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.5% लक्षित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहली ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरी ऑप्शन है लुधियाना, तीसरी ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथी ऑप्शन है मथुरा। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है। पहली ऑप्शन है चीन, दूसरी ऑप्शन है यूएई, तीसरी ऑप्शन है हांगकांग, चौथी ऑप्शन है यूएसए। भारत का जो है वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है वह है चीन। निम्नलिखित में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है। पहली ऑप्शन है कैलिफोर्निया की धारा, दूसरी ऑप्शन है बेंगुएला की धारा, तीसरी ऑप्शन है ओवोशियो की धारा, चौथी ऑप्शन है नॉर्वेजियाई धारा। इनमें से शीत धारा जो नहीं है वो है ओयासियो की धारा, या जापान सागर के निकट है, इसे क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी तीनों जल धाराएं ठंडी जल धाराएं हैं। 41वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। पहली ऑप्शन है इटली, दूसरी ऑप्शन है फ्रांस, तीसरी ऑप्शन है लीबिया, चौथी ऑप्शन है जर्मनी। तो जर्मनी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। पहली ऑप्शन है लिपुलेख पास, दूसरी ऑप्शन है शिवकिला पास, तीसरी ऑप्शन है माना पास, चौथी ऑप्शन है नौमा पास। जो शिवकिला दर्रा है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिवकिला पास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। पहली ऑप्शन है असम, दूसरी ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरी ऑप्शन है मणिपुर, चौथी ऑप्शन है मेघालय। तो भारतीय राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है वह है, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, वह है मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पहली ऑप्शन है गुजरात, दूसरी ऑप्शन है राजस्थान, तीसरी ऑप्शन त्रिपुरा, चौथी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा कर्क रेखा जो अरुणाचल प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जिनसे कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। 45वां प्रश्न है, लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं। मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। लेप्चा और हो जनजातियां सामान्यतः भारत के उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। यह लेप्चा जनजाति सिक्किम से संबंधित है, हो जनजाति बिहार से संबंधित है। तो उत्तर पूर्वी भारत में ये जनजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है। पहली ऑप्शन है बिहार, दूसरी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरी ऑप्शन है केरल, चौथी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इनमें में से मतलब जिस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता यानी कि सड़कों का घनत्व है वह राज्य है केरल। 47वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है। पहली ऑप्शन है लोहा, दूसरी ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरी ऑप्शन है कॉपर, चौथी ऑप्शन है काओलिन। तो मैग्नीज जो है कोडोराइट नामक अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है। 48वां प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी के जल का उपयोग करती है। पहली ऑप्शन है गोदावरी, दूसरी ऑप्शन है नर्मदा, तीसरी ऑप्शन है सोन, चौथी ऑप्शन है महानदी। हीराकुंड बांध महानदी के जल का उपयोग करती है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से पानी लाती है। पहली ऑप्शन है रावी, दूसरी ऑप्शन है ब्यास, तीसरी ऑप्शन है सतलुज, चौथी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इंदिरा गांधी नहर जो है तीनों नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इस्तेमाल करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न है, 2020 में भारत का सीएजी किसे नियुक्त किया गया। पहली ऑप्शन है नरेश अग्रवाल, दूसरी ऑप्शन है राकेश शर्मा,
तीसरी ऑप्शन है जीसी मुर्मू, चौथी ऑप्शन है अमृता नाहटा। तो 2020 में जो है भारत का सीएजी कैंग नियुक्त किया गया वो है जीसी मुर्मू को। और अगला प्रश्न, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया? विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से किस कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया? पहली ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, दूसरी ऑप्शन है रामविलास पासवान, तीसरी ऑप्शन है संजीव बलियान, चौथी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाली महिला है, मंत्री है, वह है हरसिमरत कौर बादल। 52वां प्रश्न है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? पहली ऑप्शन है भारत, दूसरी ऑप्शन है जापान, तीसरी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो क्वाड का हिस्सा जो देश इनमें से नहीं है वह है न्यूजीलैंड दोस्तों। 53वां प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया है? पहली ऑप्शन है फाइजर, दूसरी ऑप्शन है भारत बायोटेक, तीसरी ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चौथी ऑप्शन है कैंडिला। तो भारत की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवैक्स नामक वैक्सीन का उत्पादन किया है। 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? पहली ऑप्शन है पद्मा सचदेवा, दूसरी ऑप्शन है वासुदेव मोही, तीसरी ऑप्शन है निर्मल अंजान, चौथी ऑप्शन है विक्रम सेठ। तो 29वां सरस्वती सम्मान जो है वासुदेव मोही को दिया गया। दो देशों जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हैं, पहली ऑप्शन है भारत और नेपाल, दूसरी ऑप्शन है भारत श्रीलंका, तीसरी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, चौथी ऑप्शन है भारत और म्यांमार। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? पहली ऑप्शन है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, दूसरी ऑप्शन है थॉमसन कैरी, तीसरी ऑप्शन है लेस्ली बान, चौथी ऑप्शन है हैंकल जॉय। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख हैं वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? पहली ऑप्शन है थॉमस बैच, दूसरी ऑप्शन है ओलिवर मार्टिन, तीसरी ऑप्शन है जो सैंडर्स, चौथी ऑप्शन है मोहम्मद अटा। तो जो है 2025 तक ओलंपिक कमेटी में दोबारा नियुक्त होने वाले अध्यक्ष हैं थॉमस बैच। अगला प्रश्न है दोस्तों 58वां प्रश्न है, आईपीएल 2020 को किसने जीता? पहली ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दूसरी ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, तीसरी ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, चौथी ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2020 को मुंबई इंडियंस द्वारा जीता गया। 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुईस ग्लुक किस देश से हैं? पहली ऑप्शन है जर्मनी, दूसरी ऑप्शन है कनाडा, तीसरी ऑप्शन है फ्रांस, चौथी ऑप्शन है यूएसए। तो 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुईस ग्लुक यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? पहली ऑप्शन है श्यामला ताल, दूसरी ऑप्शन है तड़ाक ताल, तीसरी ऑप्शन है चौराबाड़ी ताल, चौथी ऑप्शन है डोडी ताल। उत्तराखंड के चंपावत जिले में दोस्तों श्यामला ताल स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। पहली ऑप्शन है पर्यटन से, दूसरी ऑप्शन है चिकित्सा से, तीसरी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, चौथी ऑप्शन है प्रति प्रवास से। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना पर्यटन से संबंधित है। यह 2002 में शुरू की गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? तो पहली ऑप्शन है यमुना, दूसरी ऑप्शन है भागीरथी, तीसरी ऑप्शन है अलकनंदा, चौथी ऑप्शन है पिंडर। तो सर्वाधिक हिमानियां जो है अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलकनंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? पहली ऑप्शन है जहांगीरनामा, दूसरी ऑप्शन है बाबरनामा, तीसरी ऑप्शन है अकबरनामा, चौथी ऑप्शन है नुस्खा ए दिलखुशा। तो मुगल और चंद वंश के संबंध में
जानकारी हमें जहांगीरनामा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बिश्नी देवी निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बिश्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा है दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, तीसरा है गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी। इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो तुलसी देवी हैं, ये राजनीति से संबंधित नहीं है। बिश्नी देवी जो है आपका पहली महिला हैं जो स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल गई थी। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है। गौरा देवी के बारे में आप सभी जानते हैं, चिपको वुमन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है तुलसी देवी, जो राजनीतिक कर्मी नहीं है। निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्ति की? पहली ऑप्शन है हेनरी रैमजे, दूसरी ऑप्शन है ई गार्डनर, तीसरी ऑप्शन है ट्रेल, चौथी ऑप्शन है लुशिंगटन। 1815 में दोस्तों गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त करने वाले कमिश्नर थे, वह है ई गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने वन्यजीव विहार है, उससे संबंधित जनपद हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में ही है, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, बिनसर अल्मोड़ा में है, सोन नदी जो है वन्यजीव विहार जो है पौड़ी गढ़वाल में है। तो यह गलत है, तो यह सुमेलित नहीं है। दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67वां प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1870 में, दूसरी ऑप्शन है 1871, तीसरी ऑप्शन है 1878, चौथी ऑप्शन है 1879। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है 1871 में प्रारंभ हुआ था। 68वां प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? पहली ऑप्शन है 1919, दूसरी ऑप्शन है 1925, तीसरी ऑप्शन है 1932, चौथी ऑप्शन है 1948। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 1932 में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न 69वां प्रश्न है, पिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? पहली ऑप्शन है बैसाख, दूसरी ऑप्शन है अषाढ़, तीसरी ऑप्शन है माघशीस, चौथी ऑप्शन है फाल्गुन। तो पिखौती मेला जो है आपका बैसाख महीने में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बैसाख। 70वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? पहली ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरी ऑप्शन है पौड़ी, तीसरी ऑप्शन तुंगनाथ, चौथी ऑप्शन है हल्द्वानी। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन समय में उत्तराखंड की असंचित भूमि को कहा जाता है? पहली ऑप्शन है ईजर, दूसरी ऑप्शन है तलाव, तीसरी ऑप्शन है उपराव, चौथी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्राचीन समय में दोस्तों देख लीजिए, इस प्रश्न में मुझे भी डाउट है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए उपराऊ। अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के बारे में बताइए, साथ ही जहाँ पर भी गलती होती है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो उपराऊ भूमि को असंचित भूमि के नाम से भी जाना जाता है, और ईजर भूमि भी वास्तव में देखा जाए तो असंचित भूमि है, वनों से लगी हुई। एक तलाऊ भूमि जो होती थी वह है सिंचित भूमि। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आयोग से जानना चाहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? पहली ऑप्शन है सोमचंद, दूसरी ऑप्शन है वासुदेव, तीसरी ऑप्शन है थोरचंद, चौथी ऑप्शन है जयदेव। तो कत्यूरी वंश का संस्थापक दोस्तों आपने पढ़ा होगा बसंत देव, या कहीं कहीं पर उसका नाम वासुदेव भी मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? पहली ऑप्शन है 1935, दूसरी ऑप्शन है 1937, तीसरी ऑप्शन है 1939, चौथी ऑप्शन है 1941। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में देहरादून में हुई थी। अगला प्रश्न 74वां प्रश्न है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? पहली ऑप्शन है 1858, दूसरी ऑप्शन है 1869, तीसरी ऑप्शन है 1877, चौथी ऑप्शन है 1887। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स छावनी जो है 1887 में स्थापित की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1887 में। 1887 इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र के अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय फैक्ट्री लगाई गई थी?
देखिए दोस्तों, पहली ऑप्शन है हवालबाग, दूसरी ऑप्शन है लोहबा, तीसरी ऑप्शन है गडोली, चौथी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 1843 में जो है पहली चाय फैक्ट्री गडोली नामक स्थान पर लगाई, सफल चाय फैक्ट्री दोस्तों गडोली नाम स्थान पर लगाई गई। उससे पहले चाय फैक्ट्री जो है लोहबा नामक स्थान पर भी लगाई गई थी, जो कि असफल रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अंतर्गत अधीन था? पहली ऑप्शन है जिलाधीश, दूसरी ऑप्शन है कलेक्टर, तीसरी ऑप्शन है कमिश्नर और चौथी ऑप्शन है डिप्टी कमिश्नर। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन जो है डिप्टी कमिश्नर के अधीन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? पहली ऑप्शन है कुटला, दूसरी ऑप्शन है हल, तीसरी ऑप्शन है माया, चौथी ऑप्शन है खरबूजा। खरबूजा नामक उपकरण उत्तराखंड के कृषि उपकरण से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई? पहली ऑप्शन है 1908, दूसरी ऑप्शन है 1912, तीसरी ऑप्शन है 1916, चौथी ऑप्शन है 1920। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई और 1926 में इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79वां प्रश्न है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? यह प्रश्न आयोग द्वारा गलत पूछ दिया गया है। इसमें राजा प्रद्युम्न शाह की जगह होना चाहिए था सुदर्शन शाह, क्योंकि दोस्तों गोरखों से सहायता मांगने वाला राजा सुदर्शन शाह था। उसने 1815 में अंग्रेजों की भी सहायता की थी गढ़वाल को जीतने में। तो यह प्रश्न डिलीट हो जाएगा दोस्तों आयोग द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? पहली ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरी ऑप्शन है लीडी फॉरेस्ट, तीसरी ऑप्शन है जॉन मैकार्थी, चौथी ऑप्शन है जेपी इकर्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक दोस्तों जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 81वां प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे? पहली ऑप्शन है जॉर्ज स्टार्क, दूसरी ऑप्शन है सर एलिक जेफरीज, तीसरी ऑप्शन है एडवर्ड सदन, चौथी ऑप्शन है कैरी म्यूलिस। तो डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक दोस्तों जो हैं वह है सर एलिक जेफरीज जो है डीएनए अंगुली छापन जो अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है, अन्य भी बहुत सारे काम आता है। तो इस डीएनए अंगुली छापन डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक हैं सर एलिक जेफरीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? पहली ऑप्शन है ताज जैसे आकार के कारण, दूसरी ऑप्शन है पत्ते जैसे आकार के कारण, तीसरी ऑप्शन है आनुवंशिक पदार्थ के आकार के कारण, चौथी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। कोरोना वायरस का जो नाम प्राप्त हुआ है वह ताज जैसे आकार के कारण इसको कोरोना नाम प्राप्त हुआ है। 83वां प्रश्न है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। पहली ऑप्शन है पक्षियों का, दूसरी ऑप्शन है कैंसर का, तीसरी ऑप्शन है स्तनधारियों का, चौथी ऑप्शन है मृदा का। ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर का अध्ययन है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? पहली ऑप्शन है एम्फीबिया, दूसरी ऑप्शन है पिसीज मत्स्य, तीसरी ऑप्शन है एवीज पक्षी, चौथी ऑप्शन है स्तनधारी। तो डॉल्फिन जो है स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है दोस्तों। 85वां प्रश्न है, पीत ज्वर का संचारण होता है? पहली ऑप्शन है एंडीज द्वारा, दूसरी ऑप्शन है क्यूलेक्स द्वारा, तीसरी ऑप्शन है नर एनोफिलीज द्वारा, चौथी ऑप्शन है मादा एनोफिलीज द्वारा। तो पीत ज्वर या जिसे आप पीलिया भी कहते हैं यह एंडीज मच्छर द्वारा काटने से फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़न रहित नहीं है? पहली ऑप्शन है कीवी, दूसरी ऑप्शन है एमू, तीसरी ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, चौथी ऑप्शन है सारस्क्रेन। दोस्तों सारस्क्रेन नामक पक्षी जो है उड़ान भरने में सक्षम होता है, बाकी कीवी एमू और शुतुरमुर्ग यह उड़ नहीं सकते बल्कि तेज दौड़ने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, टाइनाइट्रोटालवीन टीएनटी है रोगाणुनाशक, दूसरी ऑप्शन है कीटाणुनाशक, तीसरी ऑप्शन है विस्फोटक, चौथी ऑप्शन है सड़कनाशक। टाइनाइट्रोटालवीन टीएनटी एक विस्फोटक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है? पहली ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरी ऑप्शन है भास्कर प्रथम, तीसरी ऑप्शन है इनसैट 1A, चौथी ऑप्शन है IRS-1E। तो
भारत का जो है प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को पहली बार रूस के कॉस्मो स्टेशन से छोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला 89वां प्रश्न है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। पहली ऑप्शन है क्षार रंजियों का, दूसरी ऑप्शन है रक्ताणुओं का लाल रुधिर ऑब्लिक रक्त कोशिकाओं का, तीसरी ऑप्शन है पट्टिकाणुओं का, चौथी ऑप्शन है रशिकाणुओं का। दात्र कोशिका अरक्तता रोग लाल रुधिर कणिकाओं से संबंधित है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल रुधिर रक्त कोशिकाएं। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। 90 प्रश्न इस पेपर में जीएस पोर्शन से पूछे गए थे, जिसका अंतिम प्रश्न है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। पहली ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, तीसरी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये थे ARO लेखा विभाग जो 1 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था कि 90 प्रश्न। इन प्रश्नों में कहीं भी आपको गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए, मुझे भी अवगत कराइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।